Hey, good morning, everybody. This is Mr. कुंदन सिंह चौहान. वेलकम बैक ऑन माय चैनल एसएससी ब्रेन ब्लास्टर विद कुंदन सर. तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को 7वां एक्सरसाइज नंबर जी करवाने जा रहा हूँ एसपी बख्शी की बुक से. इस जो सीरीज़ चला रहा हूँ एक्सरसाइजेस के, ये आज तक जितने भी एसएससी के बैंकिंग के और सीडीएस के एग्जामिनेशन हुए हैं, इनमें आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे. चाहे एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम दो, आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपके इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा. अंडरस्टूड गाइस? तो ये सीरीज़ ज़रूर आप कंप्लीट करिएगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस हैं तो. ओके गाइस, चलिए ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम. हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड. ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड का मतलब कि रूढ़िवादी टाइप का एटीट्यूड, मतलब जो पुरानी मान्यताओं पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं. वॉज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली. ये ध्यान दीजिए, डिससेटिस्फैक्शन मतलब डिससेटिस्फाई के साथ या सेटिस्फाई के साथ प्रपोजिशन है ना, ये होता है. लिखिए डिससेटिस्फाई, सेटिस्फैक्शन. तो सेटिस्फाई ही लिख देता हूँ, फैक्शन क्या लिखने की ज़रूरत है. टू समबडी, आई एम सेटिस्फाइड टू, डिससेटिस्फाइड टू. तो अमंग यूज नहीं करते हैं, ये प्रपोजिशन गलत है. अंडरस्टूड गाइस? तो गलती कहाँ पे है आपकी? सी में. अब ये मैं आप लोगों को एक प्रपोजिशन का चैप्टर लूँगा जिसमें सभी जो लाइकली वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या आते हैं या जिनके बेसिस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो नियर अबाउट 200+ वर्ड हैं जिनके साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन लगती हैं और वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं. तो उनको एक बार आप पढ़ लोगे, एक दो बार पढ़ा दूंगा अगर उसको, तो ये समझिए आप 2 बार वीडियोस अगर उनके देख लोगे तो वो रटना नहीं है, आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. वो रट खुद पे खुद जाएगा. इन चीज़ों को रटते नहीं हैं. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे प्रीपोजिशन एरर है ये. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. The two first to arrive were the lucky recipients of a surprise gift. है ना? The two first. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक एडजेक्टिव का, जैसे कि कभी ऑर्डिनल नंबर हो. ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? जो ऑर्डर को शो करते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स उनको बोलते हैं. कार्डिनल नंबर होते हैं जो काउंटिंग के लिए यूज करते हैं. कार्डिनल जैसे 1 2 ये हो गए 1 2, ये कार्डिनल नंबर होते हैं. ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, सेकेंड, ये ऑर्डिनल है. तो कभी भी अगर ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर दोनों एक ही जगह पे साथ में यूज करने हों तो हमेशा ध्यान दीजिएगा OC यूज करते हैं. मैंने ये रूल्स बनाया था, OBC से याद रखो, OBC. तो ये B हटा दो तो क्या बचता है आपके पास? OC. मतलब पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा फिर कार्डिनल नंबर, मतलब ऑर्डर को दिखाने वाला, क्रम को दिखाने वाला पहले आएगा और काउंटिंग को दिखाने वाला बाद में आएगा. तो यहाँ पे देखिए 2 फर्स्ट लिखा है, तो इसमें फर्स्ट क्या ऑर्डिनल नंबर है, तो और 2 क्या है बाद में यूज किया जाएगा, जो कि काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, कार्डिनल नंबर. तो इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों. तो यहाँ पे ये क्या है? उल्टा यूज कर रखा है इन्होंने. द 2 फर्स्ट टू अराइव. हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं? पहले दो, है ना, लकी रेसिपिएंट, पहले दो. तो पहले शब्द पहले बोलते हैं, पहले की इंग्लिश क्या होती है? फर्स्ट. तो फर्स्ट का यूज पहले किया जाएगा. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे गलती आपके इस सेक्शन में है. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. एडल्ट सफरिंग, देखो, सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, है ना. तो जो वयस्क लोग हैं चिकन पॉक्स से सफरिंग मतलब ग्रसित है, वो डेवलप कर सकते हैं क्या? हर तरह की कॉम्प्लिकेशन मतलब परेशानियाँ. इसी ध्यान दीजिए, सफ़र के साथ प्रीपोजिशन, ये भी प्रीपोजिशन एरर है. सफ़र के साथ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है दोस्तों, फ्रॉम. सफ़र फ्रॉम एनी डिजीज़. अब यहाँ पे कोई डिजीज़ का नाम होगा, डिजीज़, बट इट, तो ये फ्रॉम यूज़ किया जाएगा. अंडरस्टूड? ये होगा. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ. अब ये देखिए, ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आता है ना. काफ़ी बार एग्जाम में वर्ड आया हुआ है एक्यूज़. एक्यूज़ के साथ ऑफ यूज किया जाता है. डिस्पोज, बेचने के सेंस में जब डिस्पोज ऑफ करते हैं, पुरानी चीज़ें हो जाती है, तो इसके साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ यूज किया जाता है. डेंजर,
ऑफ, डेंजर ऑफ समथिंग, है ना, इस तरह से यूज किया जाता है। डाई का मतलब मरना होता है, डाई ऑफ कोई बीमारी हो, लिख देता हूँ डिजीज़, कोई बीमारी हो तो डाई ऑफ, और डाई फ्रॉम कोई दूसरा कारण हो, किसी चीज़ की वजह से मर गए हैं तो डाई फ्रॉम कॉज, कॉज लिख देता हूँ, कोई अदर कारण हो तो। ऐसे में आपको प्रेपोजिशन जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और सबसे पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा, 7-8 घंटे की कम से कम एक मैराथन वीडियोस लेकर के आनी पड़ेगी जो पूरे के पूरे डिटेल्स में प्रेपोजिशन को कंप्लीट करे। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल इसको रफ़ कर देता हूँ, इनका याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा जो अभी मैंने बताया। डिससेटिस्फाई भी लिख लीजिएगा यहाँ पे फिर से याद करने के लिए, असेंट लिख लीजिएगा। देखिए ASSENT, सहमत होना, इसके साथ भी प्रीपोजिशन टू आता है। एग्री टू, आप एग्री तो है ना, एग्री हो चाहे डिसएग्री हो, है ना, टू का यूज किया जाता है। इसी तरह सेटिस्फाई और डिससेटिस्फाई टू का यूज करेंगे। तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th। द वेल नोन पियानिस्ट, पियानो बजाने वाला, द वेल नोन पियानिस्ट का मतलब प्रसिद्ध पियानिस्ट, हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स, काफ़ी घंटे अ डे, हर दिन काफ़ी घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। इवन आफ्टर ही रोज टू फेम, प्रसिद्धि पाने के बाद भी, है ना, मतलब बहुत फेमस होने के बाद भी पियानिस्ट क्या करता था, हर दिन घंटों प्रैक्टिस किया करता था। प्रैक्टिस करना दोस्तों, है ना, अभ्यास करना। मैंने अभी इसके पहले सीरीज़ में मैंने बताया था कि कुछ वर्ड होते हैं दोस्तों, है ना, जिनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है वर्ब के रूप में, जैसे कि एडवाइस हो गया, CE जो होता है ये नाउन होता है, तो इसको नाउन की जगह पे लिखेंगे, नाउन होता है। और VISE ये वर्ब होता है, तो वर्ब की ज़रूरत है तो ये वाली स्पेलिंग यूज करेंगे, SE वाली, और CE वाली यूज करेंगे जब नाउन की ज़रूरत। इसी तरह से एक्सरसाइजेस में भी यूज़ किया जाता है। और ये एग्ज़ाम में क्या आया है इसमें, प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस में भी ये क्या है, वर्ब, CE है वर्ब, और ये प्रैक्टिस CE ये है नाउन। तो ध्यान दीजिए टू यूज किया है ना, टू के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इन्फिनेटिव बनता है, टू प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस, अंडरस्टूड। इन्फिनेटिव लिखना है ना हमें कि उसको हैड टू, आप जब पढ़े होगे ग्रामर तो उसमें हैड टू का यूज़ किया जाता है पास्ट की कंपल्सन दिखाने के लिए, मजबूरी, ज़रूरत के लिए, तो हैड टू यूज़ किया जाता है। हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इसने यूज क्या किया है, नाउन यूज कर रखा है यहाँ पे, ये नाउन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्रैक्टिस, PRACTISE आएगा, ये अंडरस्टूड है। ये सही है, ये पास्ट में यूज किया है, हैड भी पास्ट में है, यानी सिचुएशन पास्ट की बताई जा रही है, तो ही राइज की जगह रोज होगा, जो कि करेक्ट है। गलती हो सकती थी, यहाँ पे राइज लिख देता तो गलत हो जाता, यहाँ पे प्रैक्टिस कर देता, ये सही कर देता, और यहाँ पे टेंस में गलती दे देता, लेकिन उसने वर्ब में गलती दिया है, अंडरस्टूड गाइस। तो इसको रफ कर देता हूँ। इसी तरह से बात का भी होता है, जैसे हम नहाने के लिए स्नान करना होता है ना, BATH, ये नाउन होता है, स्नान होता है। जब ये यूज करेंगे तो हम कहते हैं टेक बाथ, BATH, और बेथ यूज करते हैं BATHE, जब ये ई यूज कर देते हैं ये वर्ब होता है, तो इसके साथ हमें टेक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ब है, तो ये टेक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रफ कर देता हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा कॉफ़ी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड, प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया, टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक नोएरा। फॉरवर्ड, देखिए फॉरवर्ड जो होता है वो तो प्रेपोजिशन होता है, तो ए का यूज उसके साथ पहले किया ही नहीं जाएगा। किताब का फॉरवर्ड लिखना, अच्छा किताब का फॉरवर्ड नहीं होता है दोस्तों, ये फॉरवर्ड होता है, FORWARD, ये होता है फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है प्रीफेस। आपने देखा होगा कि हर किताब के पहले उस किताब की इंट्रोडक्शन दी होती है कि वो किताब किस चीज़ के बारे में है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीफेस बोलते हैं,
या इंट्रोडक्शन बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब ये दोनों, ये सभी आपस में क्या है, सिनोनिम्स ही हैं समझो। इंट्रोडक्शन बोलते हैं और एक वर्ड प्रीएम्बल भी बोलते हैं इसी को ही, प्रीएम्बल। और भी कुछ एक वर्ड आएंगे तो मैं बता दूंगा। और फॉरवर्ड तो बोलते ही हैं, है ना, फॉरवर्ड। फोर का मतलब पहले होता है ना, फॉरवर्ड होता है। इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे गलती क्या है, फॉरवर्ड के जगह पे क्या यूज़ किया जाएगा, फॉरवर्ड। ऐसी गलती मतलब मिलती जुलती वर्ड की गलती हो जाती है। जैसे जहाँ पे ज़रूरत है फार्दर की, कई बार फार्दर का मतलब दूरी के सेंस में किया जाता है, किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। और एग्ज़ाम में आपको दे देगा फर्दर, फर्दर का यूज किया जाता है क्वांटिटी के सेंस में, एडिशन के सेंस में, मतलब और अधिक, इसका मीनिंग होता है और अधिक या कुछ और। तो एडिशन के सेंस में किया जाता है, कैसे, एडिशन के सेंस में, मतलब मात्रा बताने के लिए कि कितनी क्वांटिटी है किसी चीज़ की। गॉट इट गाइस। तो ऐसी भी गलतियाँ आ जाती हैं। अब कहीं पे मान लीजिए यूज करना है हमें एक्सेप्ट, और उन्होंने एक्सेप्ट यूज़ कर दिया, ACEPT, इसका मतलब स्वीकार करना है, इसका मतलब होता है इनको छोड़ करके, समझ में आया। कहीं पे यूज करना है बिसाइड, बिसाइड का मतलब बगल में होता है, और यूज करना एग्जाम में कर दिया बिसाइड्स, S लगा दिया। बिसाइड्स का मतलब होता है उसके साथ साथ, साथ साथ का मतलब उसको इंक्लूड करके, इसका मीनिंग होता है इंक्लूड के सेंस में, इंक्लूड। जैसे कि मैं रोटी के साथ साथ अचार भी लाया हूँ, है ना, आई ब्रिंग चपाती अलोंग विद, है ना, पिकल्स यूज कर सकते हैं, या अलोंग विद की जगह पे हम बिसाइड्स पिकल आई ब्रिंग चपातीज, मतलब कि पिकल के साथ साथ मैं रोटी भी लेकर के आया। अंडरस्टूड गाइस। तो ये बिसाइड का वो सेंस है। और मैं अपने भाई के बगल में बैठा था जब मूवी देख रहा था, तो इसका क्या होगा, आई वॉज सिटिंग बिसाइड, अब ये वाला बिसाइड यूज होगा बिना S वाला। तो बिसाइड, है ना, आई वॉज सिटिंग बिसाइड माई ब्रदर वाइल वॉचिंग द मूवी इन थिएटर। अंडरस्टूड गाइस। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस टाइप के एरर को हम बोलते हैं उससे होमोनिम्स के एरर, मतलब करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आगे आपको प्रैक्टिस कराते रहूँगा तो उसमें बताते चलूँगा। चीज़ें फ्री में मिल रहा है, सीरियस होकर के पढ़ो, है ना। कभी 600-700 रुपये घंटे लेकर के इंग्लिश पैरामाउंट में पढ़ाता था, है ना। ग्लोबलाइजेशन यूट्यूब की वजह से बहुत अच्छे अच्छे टीचरों के कॉन्सेप्ट आपको फ्री में यूट्यूब में मिल जाते हैं। इवन बहुत से कमज़ोर फैमिली के बच्चे ऐसे हैं जो UPSC तक क्रैक कर देते हैं सिर्फ यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब पे पढ़ करके। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। अगर आपको थोड़ी सी भी फ़ायदा लगता है और आपको लगता है रेलिवेंट कंटेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पिकेबल बिहेवियर। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना। यार कॉम्प्लीमेंट की जो सिनोनिम्स होता है ये क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेट करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, बधाई देने के सेंस में, है ना। हमें आई मस्ट, मुझे करना ही चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए यू, आपके अच्छे मैनर्स के कारण। और दोनों के साथ ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन ऑन यूज की जाती है, दोनों एरर है, सेंटेंस करेक्ट है। आगे चलते हैं। फॉर यूज करेगा एग्जाम में तो वो वहाँ पे एरर आ जाएगी, समझना। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। कहने का मतलब है कि जापान के जो यंग लोग हैं वो, है ना, पहाड़ी की चढ़ाई को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाए। ध्यान दीजिए, पहाड़ की चढ़ाई की बात कर रहा है, ये असेंट होना चाहिए, ASCENT, और उन्होंने लिखा क्या है, ASSENT। इस असेंट का मीनिंग होता है दोस्त
सहमत होना, और इस एसेंट का मीनिंग होता है ढलान, चढ़ाई। अंडरस्टूड? तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। इसके साथ प्रीपोजिशन टू आती है, तो मैंने पहले भी बताया है, डिससेटिस्फाई के टाइम पे भी मैंने बताया था एसेंट एग्री करना होता है, एग्री के साथ भी प्रीपोजिशन टू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ये वर्ड है एसेंट। मैंने बताया था ना कुछ और वर्ड है, कंप्लाइस, ACECOMPLISH। इसका मतलब होता है परफेक्ट के सेंस में, कंप्लीट करना। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीट करना। अगर वर्ब के लिए यूज़ किया गया है तो इसका मीनिंग होता है कंप्लीट। और मान लीजिए अकम्प्लाइश यूज कर दिया, LICE, तो इसका मतलब होता है ना सह अपराधी, मतलब हेल्पर इन क्राइम, जो क्राइम में हेल्प करने वाला होता है। तो आप एक तरह से कह सकते हो वन हु हेल्प्स इन क्राइम। अंडरस्टूड गाइस? बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, आप लोगों को बीच बीच में बताते चलूँगा। आप लोगों को इसके पहले भी मैंने बताया, अडेप्ट, अडॉप्ट, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है, अडोप्ट है, डेफ्ट, DEFT, डेप्थ, DEPTH, डेप्थ, इसको रफ कर देता हूँ मैं थोड़ा, डेप्थ, और डाफ्ट, DAFT। अगर आप लिखना चाहते हो तो मीनिंग मैं बता देता हूँ, थोड़ी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं यहाँ पे करवाने के लिए मेरे पास। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल, और डेफ्ट का भी मतलब कुशल होता है। समझ में आया? इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है दोस्तों, एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन ये तीनों हम एक साथ बताए हैं, ये तीनों आपको एक साथ बताए हैं। तो इन दोनों का मीनिंग होता है कुशल व्यक्ति, निपुण। अंडरस्टूड? अडाप्ट का मतलब क्या होता है? ये अडोप्ट है। अडाप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, है ना। जैसे आई कैन नॉट अडाप्ट माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या आई कुड नॉट अडाप्ट माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। कश्मीर के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाया, एडजस्ट नहीं कर पाया। अंडरस्टूड गए? तो वहाँ पे अडाप्ट के सेंस। अब वहाँ पे एग्जाम में दे देगा अडोप्ट, वो गलत हो जाएगा। तो अडोप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, गोद लेना। अंडरस्टूड? यू शुड नॉट अडॉप्ट दिस थियरी, दिस पॉलिसी, बिकॉज इट इज़ डिजास्टर्स। अंडरस्टूड गाइस? तो ये आपको ये थियरी या ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ पे ये यूज किया जाएगा। तो इतने हो गए ये चारों ऊपर से। डेप्थ का मतलब गहराई होता है, पता ही है आपको। डाफ्ट का मतलब होता है बेवकूफ़, DAFT, डाफ्ट लिख लीजिएगा, मंद बुद्धि का डाफ्ट, है ना। अब मान लीजिए कहीं पे हमें कुशल की ज़रूरत है, वो व्यक्ति बहुत कुशल था इसलिए उसने मैथ्स में 99% स्कोर हासिल किया। अब वहाँ पे डेफ्ट लिखना चाहिए, DEFT। ही वॉज सो डेफ्ट इन मैथमेटिक्स दैट ही could score 99% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब वहाँ पे डेफ्ट के जगह पे लिख दिया क्या, डाफ्ट, तो वो एरर हो जाएगी। इस टाइप के एरर को बोलेंगे करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स। रफ कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी डायरी वगैरह कुछ बना रहे होंगे तो। नेक्स्ट, ये क्या हो गया, क्या हुआ? अरे रुक जा यार। चलिए, ये हो गया दोस्तों असेंट। यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, असेंट, ASCENT। इवन टूडे इट इज़ इनक्रेडुलस टू थिंक दैट men हैव वॉकड ऑन द मून। हालांकि आज भी, ये क्या बोल रहा है, आज भी ऐसा सोचना, है ना, एक अविश्वसनीय है कि इंसान मून पे वॉक कर चुके हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनक्रेडिबल यहाँ पे यूज किया जाएगा। इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, इसका मतलब क्या होता है, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल मतलब नॉट ट्रस्टी, नॉट ट्रस्टवर्दी, अनबिलीवेबल, इसका मीनिंग ये होता है। और इनक्रेडुलस का मीनिंग क्या होता है, जो जो लिखा है इनक्रेडुलस,
इनक्रेडुलस का मतलब होता है जो किसी पे भी ईजिली बिलीव कर लेता है, मतलब एक तरह से बेवकूफ़ इंसान, जो जिसको धोखा देना आसान हो, है ना। तो वन हु बिलीव्स ईजिली ऑन एनीबडी, ये होता है इनक्रेडुलस। ये होगा इनक्रेडिबल। विश्वास करने लायक बात नहीं है तो इनक्रेडिबल यूज करेंगे। इनक्रेडुलस होता है मतलब किसी इंसान के लिए यूज किया जाता है कि कोई इंसान ऐसा है, वो ऐसा व्यक्ति है जो किसी पे भी विश्वास आसानी से कर लेता है, इसलिए लोग उसको धोखा दे देते हैं। ही इज़ सो इनक्रेडुलस पर्सन दैट्स वाई ही गॉट चीटेड ऑल द टाइम्स। इनक्रेडुलस, अंडरस्टूड गाइस। एक और वर्ड होता है क्रेडिट। अब इनक्रेडिबल का जो उल्टा होगा, अपोजिट जो होगा, एंटोनियम्स लिख देता हूँ, ये क्रेडिबल होगा, मतलब विश्वास के लायक। ये होता है विश्वास के ना लायक, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। और ये हो गया विश्वसनीय, क्रेडिबल। और एक और वर्ड होता है क्रेडिटेबल। दोस्तों ये भी काफ़ी बार आया हुआ है, क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसनीय। तो इसका इसकी मीनिंग से, इनके मीनिंग से कोई लेना देना है। इसका मतलब होता है प्रशंसनीय, कमेंडेबल। कमेंडेबल, लाउडेबल, कमेंडेबल मतलब प्रशंसा के लायक, प्रेज वर्दी। और इसका सिनोनिम्स आप लिखना चाहोगे तो प्रेज वर्दी, अंडरस्टूड गाइस। प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, दिस ऑल वर्ड है ना, दिस 3 वर्ड्स विल बी सिनोनिम्स विद वन अनदर। एंड यहाँ पे इनकी तो मीनिंग मैंने पहले बता रखी है। बहुत सारी अभी चीज़ें पढ़ानी है, एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए आप इसको यहीं पे स्टॉप करिए और नोट डाउन कर लीजिए डायरी में। रफ कर देता हूँ मैं। देखिए, गलती फर्स्ट में एसेंट की है इनकी, सेकंड में इनक्रेडुलस की जगह इनक्रेडिबल होगा, गलत लिख रखा है वर्ड्स को, इनक्रेडिबल। और यहाँ पे होगा एसेंट, ASCENT, है ना। नेक्स्ट, द फायरमैन वोर मतलब पहना, वियर का मतलब पहनना होता है, ये पास्ट फॉर्म है वोर। द फायरमैन ने पहना। इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए मतलब रक्षा के लिए कैसी क्लॉथ पहनेगा जिसमें आग ना पकड़े। और इनफ्लेमेबल का मतलब होता है, इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जल्दी से आग पकड़ने वाली, मतलब ज्वलनशील। आप देखोगे ट्रकों पे लिखा होता है जिसमें पेट्रोल जाता है कि इनफ्लेमेबल आइटम है इसके अंदर, है ना। तो इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, जो जल्दी से आग पकड़ ले। तो जो जल्दी से आग नहीं पकड़ती है उसको बोलते हैं नॉन इनफ्लेमेबल। अब ये सही वर्ड का यूज़ नहीं किया है ना। सिचुएशन के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से ये वर्ड यहाँ पे इनफ्लेमेबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके पहले लिखना चाहिए नॉन इनफ्लेमेबल, है ना, अज्वलनशील। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब यात्री, जो जाते हैं ना पूजा पाठ करने के वाले यात्री, उनको बोलते हैं पिलग्रिम्स, है ना। जो पूजा पाठ करने के पर्पज से तीर्थ यात्रा करने जाते हैं उनको बोलते हैं पिलग्रिम्स। कैरिड सम मेडिसिन्स। देखिए, बिसाइड फूड, बिसाइड का मतलब तो बगल में होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे यूज होना चाहिए बिसाइड्स। इसका मतलब होता है एडिशन, एडिशनल के सेंस में यूज किया जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि बिसाइड्स फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन। जो तीर्थ यात्री थे वो अपने साथ मेडिसिन भी लेके गए थे। किसके साथ साथ, फूड के साथ साथ वो मेडिसिन भी लेके गए थे, फूड के अलावा मेडिसिन भी लेके गए थे, है ना। इनके कहने का मतलब ये है। तो ये बिसाइड का मतलब तो बगल में होता है। यहाँ पे कौन सा बिसाइड यूज किया जाना चाहिए, BASIDES। नेक्स्ट 11 नंबर, द स्वीट्स वर शेयर्ड, मिठाइयाँ बांटी गई बिटवीन द 4 गर्ल्स। बिटवीन नहीं आएगा दोस्तों, बिटवीन का यूज करते हैं हम, ये प्रपोजिशन यूज किया जाता है दो या, है ना, दो के लिए। और अमंग का यूज किया जाता है
या फिर अमंगेस्ट यूज होता है बीच के सेंस में। दो से जब ज़्यादा लोग हों, 2+ तो हम क्या यूज़ करते हैं, अमंग या अमंगेस्ट यूज़ करते हैं। कब अमंग होगा कब अमंगेस्ट होगा ये मैं आपको डिटेल्स जो क्लास चैप्टर वाइज लूँगा उसमें बता दूँगा। तो यहाँ पे बिटवीन को हटाइए और यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, अमंग, अमंग द 4 गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट, जो लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन थी वो एक्सीडेंट है ना, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ। क्या कर रही थी वो, वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल, वो कुछ आर्मी पर्सनल को लेके जा रही थी। आर्मी पर्सनल का मतलब आर्मी ट्रूप्स को। तो यहाँ पे पर्सनल की जो स्पेलिंग है, ये पर्सनल का मतलब होता है प्राइवेट, मतलब अपना, मतलब जिसे पर्सनल थिंग्स हैं। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, जो सोल्जर्स के लिए यूज किया जाता है NEL होता है, ये वाला पर्सनल यूज करना चाहिए। तो ये पर्सनल गलत है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए मैंने कहा था ना आप लोगों को कि वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, जो वर्ड्स मैं पढ़ा रहा हूँ, जो करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उनको ध्यान दीजिए क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। आई हैव सीन हर ओनली वंस, मैंने सिर्फ उसको एक बार देखा है। बट आई एम लाइकिंग हर अलॉट, लेकिन मैं उसको बहुत पसंद करने लगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको वर्ड ऑफ सेंसेशन बोलते हैं, वर्ड्स ऑफ फीलिंग्स है ना, परसेप्शन। मैं आपको डायरेक्ट वर्ड ही बता देता हूँ, उनको ING फॉर्म में जनरली नहीं लिखा जाता है। जैसे वांट को वांटिंग कभी पढ़े हो आप, नहीं। लाइकिंग कभी पढ़ते हो, नहीं। लाइकिंग पढ़ोगे तो आप उसका मीनिंग वहाँ पे चेंज होगी, अभी बताऊँगा कब होता है ना। लविंग कभी पढ़े हो, नहीं। प्रेम करना जो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसके सेंस में नहीं पढ़ोगे। लविंग जब होगा तो उसकी सेंस चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाती है। सी देखने से रिलेटेड जो हो, थिंक सोचने से रिलेटेड है जब, है ना। सीम, परसेप्ट, परसेप्ट्स, और परसीव होता है वैसे, परसीव, परसेप्ट। और भी कुछ वर्ड्स जो आए हैं, बिलीव, बिलोंग, हैव, मतलब रखने के सेंस में। जैसे मेरे पास कोई सामान है, मेरे पास 2 भाई हैं, तो आई हैव 2 ब्रदर्स, आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स गलत हो जाएगा, हैव का यूज करेंगे। अंडरस्टूड है। जनरली यही वर्ड्स एग्जाम में आते हैं। फील भी आ जाता है काफ़ी बार, है ना। फील ING लगता है फील के साथ, बट उसका सेंस अलग होता है। मैं बताऊंगा आपको, जब ये वर्ड परसेप्शन के सेंस में सेंसेशन के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। टेस्ट एक और वर्ड होता है, बीच बीच में याद आ जा रहा है मेरे को, टेस्ट। स्मेल वर्ड भी आता है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, टेस्ट TE, है ना। ये वर्ड्स के साथ ING का यूज़, मतलब इनको प्रोग्रेसिव सेंटेंस में नहीं लिखेंगे, मतलब कंटिन्यूअस में नहीं लिखने चाहिए, कंटिन्यूअस सेंटेंस में नहीं लिखने चाहिए। जैसे कि आई एम लाइकिंग यू गलत होगा, आई लाइक यू सही होगा। अंडरस्टूड, है ना। मुझे लगता है कि वो चोर है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो चोर है, चाहे हिंदी में कुछ भी बोलूँ, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलूँगी, आई फील समथिंग फिशी अबाउट हर, है ना। मुझे उसके बारे में कुछ फिशी, फिशी का मतलब होता है डाउट, डाउट हो रहा है। अंडरस्टूड है। आई फील ही इज़ थिफ। चलिए, आई एम लविंग यू, है ना। जब से मैंने आपको देखा है मुझे आपसे प्यार हो गया है ना, या मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो आई एम लविंग कभी भी ING फॉर्म में इसको यूज नहीं करेंगे। कुछ एक जगह होगा तो वो मैं आपको बताता हूँ कि लविंग कैसे होता है ना। लविंग का वहाँ पे सेंस बदल जाता है। थिंक के साथ भी ING का यूज नहीं करना चाहिए जनरली, कंटिन्यूअस टेंस में। ING यूज कर सकते हो लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में नहीं, कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करोगे आप। अब यहाँ पे क्या यूज किया है इसने, कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया है। देखिए, हैविंग ब्रोकन द ग्लास, है ना, हैविंग ब्रोकन द ग्लास। अब हैव को ING फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे ज़रूर है। अब आप इसको लेकर के मेरे से कहोगे कि सर यहाँ पे तो ING लिखा है, बट ब्रदर दिस इज़ नॉट द कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड।
यहाँ पे हैविंग ब्रोकन जो लिखा है ये पास्ट पार्टिसिपल है ना। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ाऊँगा आपको तो उसमें डिटेल्स में बताऊँगा। मैंने कहा ना कि वर्ड पे ध्यान नहीं देना है कि वर्ड क्या है, ध्यान देना है उसके यूसेस पे, उनके यूसेस कहाँ पे हैं, है ना, किस सेंस में वो यूज किया जा रहा है। मैंने कहा कि हैव का यूज़ मेन वर्ब की तरह से किया गया हो तो आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि इसका मतलब होता है रखना। जैसे मेरे पास 2 कार है, आई हैव 2 कार्स, आई एम हैविंग 2 कार्स नहीं होगा। अंडरस्टूड। रफ कर देता हूँ, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आई हैव सीन, अच्छा ये तो हो ही गया, दोबारा आ गया ये, तो यहाँ पे गलती यही है, आई लाइक हर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बोला, दैट वी इंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। चलिए आपको कुछ वर्ब बताता हूँ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जिनके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाना ज़रूरी होता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं तो। जैसे इसमें पहला वर्ड हो गया इन्जॉय, अपसेंट, अपसेंट, और एक्विट, ACQUIT, एक्विट, एक्सर्ट, और भी कोई वर्ड आते हैं, अवेल, और कोई वर्ड जो इससे रिलेटेड आया हो, एंजॉय आ चुका है कई बार एग्जाम्स में, एक्सर्ट भी आया हुआ है। याद नहीं यार, क्वालिफाई भी आता है, क्वालिफाई, अडॉप्ट या एडजस्ट, दोनों की मीनिंग तो सेम ही है। ये वर्ब के बाद, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, टीवी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, जो इसके पहले, ये वर्ब है तो इसके पहले सब्जेक्ट होगा कुछ। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो इसी सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब सब्जेक्ट खुद ही रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जेक्ट आता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। यू का क्या होगा, योर सेल्फ। अवर का क्या होता है, आप लोगों को धीरे धीरे याद आ जा रहा हो सब, अवर सेल्फ। इट का इट सेल्फ, इस तरह से आपको पता होगा। दे का 1 मिनट, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स। यहाँ पे सेल्फ नहीं होता है, सेल्फ्स होता है, ध्यान दीजिएगा। जो मैंने प्लूरल लिखा है सेल्फ्स, यहाँ पे सेल्फ्स। योर सेल्फ दोनों सही होता है। सी का हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ। तो ध्यान दीजिएगा, इनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होते हैं। तो इसमें गलती क्या है, इंजॉयड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, जैसे इंजॉयड द पार्टी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो हम सही होता सेंटेंस, लेकिन नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है तो इस वर्ड को ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सेंस में यूज करें। जैसे वी इंजॉयड आवर सेल्व्स वेरी मच एट द पार्टी। अंडरस्टूड गाइस। तो इसमें गलती है आपकी इस पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 15, जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशन आर फास्ट अप्रोचिंग। जॉन बहुत बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन क्या है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से आ रहा है पास में। तो जॉन क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। हार्ड और हार्डली में यही डिफरेंस होता है बच्चों। हार्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली चीज़ें, जिसमें ज़्यादा मेहनत की यूज हो। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर,
है ना। आई वर्क हार्डली एट माई होम, मैं मुश्किल से अपने घर पे काम करता हूँ, मतलब कि मैं काम करता ही नहीं हूँ, है ना। आई वर्क वेरी हार्ड का मतलब है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पास में आ रहा है तो वो क्या करेगा, काम करेगा ना, तो नेगेटिव वर्ड यूज ही नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, वर्किंग वेरी हार्डली नहीं होगा, वेरी हार्ड होगा। तो यहाँ पे हार्ड लिखा जाएगा दोस्त। रफ कर देता हूँ मैं, इनको रफ कर देता हूँ। पूरी जगह ही ऑक्यूपाई कर लिया इन्होंने, पाकिस्तान जैसे कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लिया था उस तरह से ये वर्ड्स मेरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 2 hours हैव पास्ड, 2 घंटे बीत गए हैं सिंस ही हैड फॉलन अस्लीप, जब से वो सोया है। देखिए आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताता हूँ। सिंस अगर कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है ना, ये यहाँ पे कंजक्शन है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको इसको डिटेल्स में एकदम बताऊँगा मैं इस वर्ड के साथ, जितने भी तरह से इस पर एरर आ चुकी हैं, गलतियाँ आ चुकी हैं, ध्यान दीजिएगा, वो सभी समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे तो सेंटेंस में कंजक्शन है। क्यों कंजक्शन है, क्योंकि ये दो चीज़ों को जोड़ रहा है। एक मिनट, ये है यहाँ पे कंजक्शन। जब ये कंजक्शन की तरह होता है तो दोस्तों, तो इसके साथ में जो अटैच होता है सेंटेंस, वो होता है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट। और इसके साथ में इधर जो होता है ना, ये होता है प्रेजेंट का परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। परफेक्ट का मतलब सिर्फ परफेक्ट नहीं होता है, उसका मतलब कि एक्शन अगर प्रोग्रेसिव है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर प्रोग्रेसिव नहीं एक्शन है तो परफेक्ट, बट परफेक्ट होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये समझिए कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सिंस प्लस दूसरा सेंटेंस, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर यूज किया जाना चाहिए, है ना। ये आप नोट डाउन कर लीजिए स्ट्रक्चर को। अभी तक मैंने जब से वो सोया था, जब से वो सोया था कितने घंटे पास हो गए हैं, कितने घंटे बीत गए हैं, 2 घंटे। तो सिंस देखिए पहला तो परफेक्ट में है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सही है ये यहाँ तक। सिंस भी सही है, सिंस के साथ सिंस कंजक्शन के रूप में यूज किया जा सकता है, ये मैंने बताया। अब यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका मीनिंग होता है फ्रॉम व्हेन। इसकी जो मीनिंग होती है वो मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम व्हेन, है ना। सिंस का यहाँ पे मीनिंग ये कंजक्शन के रूप में है। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस जो है ये पास्ट, सिंपल पास्ट नहीं होकर के ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे हैड फॉलन नहीं होगा, यहाँ पे ही फेल अस्लीप होगा। क्या होगा, ही फेल अस्लीप। पास्ट सिंपल में यूज किया जाएगा सेकेंड फॉर्म में। अंडरस्टूड गाइस, तो गलती क्या है, ये है। अब मैं आपको सिंस के बारे में थोड़ा पढ़ा देता हूँ। ये तो हो गया एज अ कंजक्शन। सिंस किसी सेंटेंस में कैसे कैसे यूज किया जा सकता है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सिंस एक वर्ड है ना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब सेंटेंस में या तो कंजक्शन के रूप में यूज किया जा सकता है दो सब सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दूसरा ये प्रेपोजिशन के रूप में यूज किया जा सकता है टाइम के लिए, टाइम बताने के लिए, जैसे कि 1975 से, है ना। या फिर ये सेंटेंस में एक कॉज को बताने के लिए, किसको, कारण को बताने के लिए एडवर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है ना, एडवर्ब ऑफ रीज़न के तौर पे। अब एक तो एग्जांपल मैंने आपको कंजक्शन का दिखा दिया, और एक आप एग्जांपल बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि मैं आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1999, 1919 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सिंस 1999 ये क्या है, कोई समय का नाम है ना, नाम है मतलब नाउन है। अब नाउन के पहले पोजीशन बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, ये प्रेपोजिशन है। यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे मॉर्निंग भी हो सकता था, सिंस मॉर्निंग। अंडरस्टूड। आप ये समझिए कि यहाँ पे इस जो समय के लिए यूज किया जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट या टेंस वगैरह आपने पढ़ा होगा, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा होगा, तो उसमें बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे टेंसेस में।
समझा गया। तो यहाँ पे ये एज अ प्रीपोजिशन। कॉज के लिए जब कारण बताते हैं, चूँकि मैं घर पे नहीं था, मैं उनसे नहीं मिल पाया, तो इसका क्या होगा? सिंस आई वॉज नॉट एट होम, आई कुड नॉट मीट हर, आई कुड नॉट मीट हर, मैं उनसे नहीं मिल पाया। गॉट इट गाइस? ये सेंटेंस देखिए, मैं उनसे नहीं मिल पाया, इसका कारण क्या था कि मैं घर पे ही नहीं था। तो यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है इस सेंटेंस को एज अ कारण प्रोड्यूस करने के लिए, एज अ कारण बताने के लिए। तो समझ में आ गया सिंस के तीनों यूजेस एग्जाम्स में, है ना। अब देखिए, आपने सिर्फ अगर टेंस पढ़े हैं तो आप इस सेंस के बारे में जानते रहे होंगे। आपने कंजक्शंस पढ़े हैं तो जो अभी मैं जो ये वाला जो एरर है इसके बारे में जानते होंगे, कंजक्शंस के पार्ट में पढ़े होंगे। आपने एडवर्ब नहीं पढ़े हैं तो एडवर्ब जब पढ़ोगे तब इसमें, इसीलिए कहते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी उस चीज़ पे, तो आप एक ही क्वेश्चन में वो गलती किसी भी तरह से कर सकता है, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से कर सकता है। इसलिए इंग्लिश में स्कोर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मैथ, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना। लेकिन एक बार इंग्लिश आप सही से इम्प्रूव कर लिए तो ये जल्दी से ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है कि आप 2 साल या एक महीने 2 महीने नहीं पढ़े तो ये ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये लैंग्वेज है। एक बार आपको समझ में आ गई तो इसको कोई रटने वाली, फिर से दोबारा दोबारा रटने वाली चीज़ नहीं होती कि रटोगे तो ही, क्योंकि लैंग्वेज है, डेली डेली आप यूज कर रहे हो। अगर एक बार इंप्रूव हो गई तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो उससे क्या आपका मेंटेन रहता है, आप हमेशा अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम्स में। बट एक बार इंप्रूव करना पड़ेगा बहुत अच्छे लेवल पे। देखो, स्पोकन इंग्लिश और जनरल इंग्लिश अलग होती है। एग्ज़ाम्स में जो आती है वो ग्रामेटिकल बेस्ड आती है, ग्रामर से रिलेट करके आती है चीज़ें। जैसे हिस्ट्री सबको आती है, लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो हिस्ट्री पूछी जाएगी वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा घुमा करके क्वेश्चन पूछते हैं। और जो करंट के मुद्दे होते हैं, करंट के मुद्दे से अटैच करके इकोनॉमिक्स पूछते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये कहने के लिए होता है कि 10th तक की मैथ आती है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में। भाई 10th तक की मैथ तो कैट के एग्ज़ाम में भी आती है, कर लो क्वेश्चन। और 10th के मैथ को करने के लिए आईआईटी से जो लड़का बीटेक किया हुआ है वो भी फंस जाता है उसमें, समझ में आया। तो बात 10th और 12th के मैथ की नहीं होती, बात होती है उसके कॉन्सेप्ट की, है ना। आपने जिस तरह के 10th में क्वेश्चन किए हैं वैसे एग्ज़ाम्स में नहीं आते। आपने जैसे ग्रामर या इंग्लिश जो पढ़ी हो, या आप इंग्लिश डेली पढ़ते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश डेली बोलते हो या अच्छी इंग्लिश बोलते हो तो एग्ज़ाम में इंग्लिश में स्कोर अच्छा कर लोगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आप मैथ हिंदी बोलते हो, लेकिन हिंदी पीसीएस का पेपर है, हिंदी के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो क्या आप स्कोर कर पाओगे अच्छा? उसी तरह से इंग्लिश है, जब तक उस पर काम नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर मैक्सिमम नंबर। ओके गाइस, ठीक है। अभी इसको 17 नंबर, हैव बीन ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू गैरेज। ये आपको एडवांस वर्ब जब पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा। ये है पास्ट पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स जब पढ़ाता हूँ तब मैं बताता हूँ ये हैविंग ब्रोकन डाउन द, इस तरह के सेंटेंसेस। कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई रूल नहीं आता है तो सिंपल से सेंटेंस का सेंस समझने की कोशिश करिए। ब्रोकन डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, कोई चीज़ काम करना बंद कर दे। ब्रोकन डाउन का मतलब होता है ख़राब हो जाना, ब्रोकन डाउन चलते चलते ख़राब हो जाना। अब ख़राब कौन सी चीज़ हुई होगी? देखिए, ड्राइवर ने किसको भेजा गैराज में? कार को भेजा, यानी ख़राब क्या हुआ होगा? कार ख़राब हुई होगी। लेकिन यहाँ पे हैविंग ब्रोकन डाउन क्या ख़राब हुई है ये थोड़ी बताया, मतलब इसका सब्जेक्ट थोड़ी दिया है। तो यही है कि इस सेंटेंस में मिसिंग है। अंडरस्टूड गाइस? हैविंग ब्रोकन डाउन द कार सेंट द कार टू गैराज, द ड्राइवर सेंट द कार टू गैराज, ड्राइवर ने कार को गैराज में भेज दिया, यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? कार होगा। तो ये सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं लिखा था, तो यहाँ पे होगा क्या? द कार हैविंग ब्रोकन डाउन, कार ख़राब हो गई थी या चलना बंद कर दी थी, इंजन उसका ख़राब हो गया था, है ना। फिर इसके बाद ये लिखा जाएगा द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैराज। आप यहाँ पे द कार लिखो या इट लिख दो, इट का मतलब वो कार के लिए ही यूज किया गया है, एक प्रोनाउन, तो भी सही है ना। बट कोई ना कोई सेंटेंस को इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी जो नहीं दिया गया है।
अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 18, ही इज़ वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज़ वन अक्लेम द, अक्लेम का मतलब प्रशंसा, अक्लेम द वर्ल्ड ओवर मतलब पूरे विश्व में। कह रहा है कि ही इज़ वन ऑफ दोज राइटर्स, ये उन राइटर्स में से हैं जो, जिन्होंने, है ना, पूरे विश्व में प्रशंसा हासिल की है, प्रशंसा पाई है। वन अक्लेम का मतलब ये हुआ प्रसिद्धि पाना, प्रशंसा पाना। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये वर्ब है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इस सेंटेंस में, सबऑर्डिनेटेड सेंटेंस में वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। एंटीसीडेंट कौन है, जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट होता है वो एंटीसीडेंट होता है। दोज राइटर्स, अब राइटर्स क्या है, प्लूरल है, तो ये वर्ब कैसी होगी दोस्त, ये वर्ब होगी प्लूरल। और हैज़ नहीं होता है प्लूरल, प्लूरल क्या होता है, हैव होता है, हैव प्लूरल यूज किया जाता है। अंडरस्टूड, तो हैव का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया। ये मैंने आपको कंजक्शंस में भी पढ़ाऊंगा और ये चीज़ें आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी केस है और दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये कंजक्शन का भी केस है। WH वर्ड कंजक्शन की तरह काम कर रहा है ना, और इस एंटीसीडेंट से रिलेट कर रहा है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है। मतलब पढ़ा दोनों जगह दूंगा आपको, और जितनी बार पढ़ोगे कॉन्सेप्ट को उतनी बार वो याद हो जाएंगे। व्हेन स्टूडेंट्स आर इल, अच्छा सॉरी 19 नंबर, द मैशन, मैशन का मतलब जो काम करते हैं मिस्त्री, द मैशन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर्स। मैशन तो वही होता है नहीं, मैशन काम नहीं करेगा, ये कहने का मतलब कि मैशन काम नहीं करेगा, वो सिर्फ वो क्या देगा, है ना, ऑर्डर्स देगा, गिव द ऑर्डर्स। दोस्तों ऑर्डर जो आदेश का होता है ना वो ऑर्डर्स होता है, और ऑर्डर का मतलब होता है ना, प्लीज़ कीप दीज बुक्स इन ऑर्डर, तो यहाँ पे इन ऑर्डर लिखते हैं, इसका मतलब होता है क्रम में, अरेंज्ड तरीके से, इसका मतलब आदेश होता है। अंडरस्टूड, इसका मतलब मैंडेट होता है, आदेश होता है, बिहेस्ट होता है, और इसका मतलब होता है इन ऑर्डर। ये तो यहाँ पे आदेश वाला ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर्स यूज करेंगे। जैसे कि मीन, मीन का मतलब माध्य होता है, एवरेज, लेकिन मीन्स का मतलब रिसोर्सेज होता है ना, तनख्वाह वगैरह जो पैसे वैसे जिससे हमारा घर चलता है वो मीन्स होता है, समझे ना, एस लगता है। जैसे और कलर का मतलब दोनों स्पेलिंग सही होती, OUR हो या OR हो, बस ये अमेरिकन इंग्लिश में OR यूज किया जाता है, OUR जो LOUR यूज किया जाता है वो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज किया जाता है, बस ये अंतर है। और कलर्स, ये मान लीजिए ये है कलर्स S। देखिए ये प्लूरल नहीं लिखा जाएगा अगर रंग की बात की जा रही है कि कितने कलर हैं, है ना, लेकिन अगर बात आपके बिहेवियर की जा रही है ना, ट्रू बिहेवियर होता है इसका मतलब। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको बता सकता हूँ जो S लगाने से उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है ना। ये कब पढ़ाऊँगा मैं आपको, नाउन के पार्ट में, जब नाउन में आपको वर्ड्स के बारे में बताऊँगा तो, ठीक है। तो ऑर्डर नहीं लिखा जाएगा, ऑर्डर्स लिखा जाएगा। रफ कर देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन स्टूडेंट्स आर इल, जब स्टूडेंट्स बीमार, दे फाइंड दैट, वो पाते हैं कि दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच विद, कैच अप व्हेन दे रिटर्न, उनके पास बहुत सारे काम रहते हैं ख़त्म करने के लिए जब वो वापस आते हैं। अच्छी ध्यान दीजिए, वोकैबुलरी गलत यूज़ किया है, कैच अप विद होता है, कैच अप विद का मतलब होता है टू हैंडल समथिंग या टू मैनेज समथिंग, आप लिख सकते हैं टू मैनेज या टू हैंडल, मतलब बहुत सारे काम होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो कैचअप विद यूज किया जाता है दोस्तों। ये वोकैबुलरी एरर है, ये इसको मैं आपको जब आपको प्रेपोजिशन पढ़ाऊँगा तो फ्रेजल वर्ब बताऊँगा, फ्रेजल वर्ब है ये गलत फ्रेजल वर्ब यूज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, मुश्किल से ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा, नर्वस एंड द टेंस, अच्छा बहुत ज़्यादा नर्वस और टेंस माहौल में मैं मुश्किल से ही पहुंचा था एयरपोर्ट। देन द प्लेन
टुक ऑफ मतलब प्लेन उड़ गई। लिविंग में स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंस जाना। इन एन अलाइन प्लेस, एक एक कतार में, है ना, मेरे को छोड़ करके ट्रेन उड़ गई। स्ट्रैंडेड लिख लीजिएगा, जो चीज़ नहीं आती है आपको आप वोकेबलरी। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है गॉट स्ट्रक, गॉट स्ट्रक, कहीं पे भीड़ भाड़ में फंस जाना, गॉट स्ट्रक, टी है दोस्तों जी। तो इसमें गलती क्या है, आपको मैंने बताया था स्कार्सली के साथ दोस्तों व्हेन यूज किया जाता है और नो सूनर आता है तो इसके साथ देन यूज किया जाता है। और दूसरी क्या गलती होती है, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ सिंपल पास्ट यूज किया जाता है। आगे ठीक है, सिंपल पास्ट, और ये तो सिंपल पास्ट रहता है, ये दोनों में सिंपल पास्ट यहाँ पे रहता है। आप एस पी लिख देता हूँ, है ना, ज़्यादा जगह नहीं है। सिंपल पास्ट यहाँ पे जो होता है स्कार्सली के साथ जनरली यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैड, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये सिंपल पास्ट में ही यूज किया जाता है। यानी डिड आ सकता है इसके साथ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब देखिए कि क्या चेंजेस करने होंगे। स्कार्सली आया है, सही है, तो यहाँ पे देन ना आकर के वेन आएगा, क्योंकि स्कार्सली के साथ क्या यूज किया जाता है, मैंने लिखा है ना वेन, तो वेन आता है। पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा, या तो इसको चेंज करोगे। दूसरी चीज़ है कि ये सिंपल पास्ट यूज किया गया है, यानी गलती आपकी इस सेक्शन में ही है, तो हम क्यों ना स्कार्सली को हटा करके यहाँ पे नो सूनर यूज कर दें, पूरा सेंटेंस ही करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो नो सूनर डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस, जो ही मैं बहुत नर्वस और टेंस स्थिति में एयरपोर्ट पे पहुंचा, त्यों ही प्लेन क्या कर गई, टेक ऑफ कर गई। अंडरस्टूड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, लिविंग में स्टैंडर्ड इन एन अलायन प्लेस, मेरे को एक जगह पे फंसे हुए छोड़ करके। चलिए तो इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22। द पावर टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर बताना, बिटवीन डिफरेंसेस, है ना, विभिन्न विभिन्न चीज़ों में अंतर बताना, इसका मतलब है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज़ द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। बेसिस ऑफ सही है, नो एरर होगा दोस्तों। डिस्टिंग्विश के साथ प्रपोजिशन बिटवीन ही आता है ना, लेकिन डिफरेंट अगर डिफरेंस होता है तो डिफरेंट फ्रॉम यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर डिफरेंस कहता है कि हाँ डिफ़र, मैं तुम्हारी व्यू से, तुम्हारी ओपिनियन से अलग हूँ, तो आई एम डिफरेंट फ्रॉम योर ओपिनियन, है ना, या आई डिफ़र फ्रॉम योर ओपिनियन, तो वहाँ पे हम डिफ़र के साथ या डिफरेंस के साथ फ्रॉम यूज करते हैं जब किसी चीज़ से अलग होने की बात करेगा। लेकिन डिस्टिंग्विश का मतलब होता है, अभी बताया था मैंने, क्या बोल, दिमाग ही हैंग करने लगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश के साथ प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज करते हैं। अंतर बताना, विभिन्न चीज़ों में अंतर बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, कल से वो, यस्टरडे तो लिखा है लेकिन सिंस के साथ है, तो सिंस के साथ जब कोई टाइम दिया होता है तो ध्यान दीजिए वो सेंटेंस किस फॉर्म में होता है, परफेक्ट में। तो यहाँ पे एट नहीं होगा, एट जहाँ लिखा है ये कैंसिल करके यहाँ पे हैज़ ईटन, हैज़ ईटन, है ना, ही हैज़ ईटन नथिंग, एट की जगह पे क्या लिखेंगे, ईटन। यहाँ पे गलती ये है, EATEN, हैज़ पहले लगा लो। अरे यार कर देता हूँ। हैज़ ईटन। क्वेश्चन नंबर 24। एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज़, चूतिया है, एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज़ ब्रॉट ग्लीमर ऑफ होप, ग्लीमर ऑफ होप का मतलब आशा की किरण, फॉर
मलेरियल रिसर्च, मलेरिया से रिलेटेड रिसर्च के लिए। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज़ ब्रॉट ग्लिमर ऑफ फॉर मलेरिया। सही है, नो एरर, नो एरर। हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ है क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके लिए हैज़ ही यूज किया जाएगा। ब्रॉट ये ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है, यानी बी भी सही है। ग्लिमर ऑफ होप है ना, ग्लिमर ऑफ होप फॉर मलेरिया रिसर्च। अब होप फॉर समथिंग होता है तो प्रीपोजिशन भी करेक्ट है, तो इसमें नो एरर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर टू एगोनी, एगोनी मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया था, पीड़ा, कष्ट, पेन। उसका सिनोनिम्स लिखना हो तो लिख लीजिएगा, पेन, एफ्लिक्शन, AFFICLICTION, एफ्लिक्शन। और काफ़ी वर्ड्स थे इसमें, मैंने बताया था, एफ्लिक्शन, एगोनी, एगोनी, इसी से एगोनिशिंग बोला। एगोनिशिंग मतलब कष्टदायक 2 घंटे, है ना, 2 एगोनिशिंग आवर्स। और हाँ, डिस्ट्रेस वर्ड, डिस्ट्रेस का मतलब भी होता है सेम। ये सब आपस में सिनोनिम्स है, अगर नहीं पता होगा तो आप लिख सकते हैं इसको। चलिए, आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 एगोनिशिंग आवर्स, है ना, मुझे 2 कष्टदायक घंटे इंतज़ार कराने के बाद, द ग्रेट मैन कॉल्ड मी इन एंड आस्क्ड मी, है ना, है ना, महान व्यक्ति ने या प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा, व्हाट डू आई वांट, सॉरी व्हाट, कि तुम्हें क्या चाहिए। अब देखिए, व्हाट का यूज बीच में किया गया है तो व्हाट एक कंजक्शन के तौर पे है, और कंजक्शन के तौर पे WH वर्ड होता है, तो इसके बाद जो सेंटेंस आता है वो सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपल फॉर्म का मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब लेकिन यहाँ पे डू पहले लिख दिया है तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे व्हाट आई वांट हो जाएगा। डू का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया जाएगा। अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है देखो, क्योंकि व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाला जो कंडीशन होता है कि यहाँ पे डू आएगा फिर आई वांट आएगा, तो वो क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है उसमें, क्योंकि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तब वहाँ पे व्हाट जो वर्ड होता है वो एक कंजक्शन नहीं होता है, यहाँ पे बीच में यूज किया गया है यानी कंजक्शन है, और कंजक्शन के बाद जो सेंटेंस आता है वो सिंपल फॉर्म में यूज किया जाता है। अंडरस्टूड गाइस। तो यहाँ पे मैं आपके 7वां एक्सरसाइज था ये जी, जो कि कंप्लीट होता है। नियर अबाउट 1 घंटे लग गए आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस बताने में, लेकिन ये 25 क्वेश्चंस में मैंने आपको 100 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, है ना, जो उससे रिलेट करने वाले क्वेश्चंस होते थे उनके मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताए हैं। अंडरस्टूड गाइस। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। पूरा जान लगा दीजिए एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग।